तो हम इसके लिए जो हमारी एक प्रोफेशनल लाइट सोसाइटी है, हम कोशिश कर रहे हैं हम लॉ में ऐसी चेंजेस लेकर आएँ कि जैसे मोड ऑफ समनिंग एंड नोटिसिंग का जो है ना पीरियड शॉर्ट हो और इसमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि वक्त के तकाज़ों की ये ज़रूरत है कि इंसाफ फौरी और शफाफ होना चाहिए। ये जब तक कानून में चेंजेस नहीं आएंगी, लोगों का इसी तरह ही मोरल डिसमोरल होता रहेगा और उसमें यही चीज़ सामने आएगी कि लोगों का इंसाफ से खुदारा ऐसा ना हो कि इतमाद उठ जाए। इस केस से हट के अब दूसरे केस की तरफ इशारा करें जो सिंध हाई कोर्ट का है। वहाँ बिल्कुल जी बिल्कुल तौहीन अदालत में वो जब कोर्ट ने मना किया था ऑर्डर में, उन्होंने इसकी तौहीन की, तो अब उनके खिलाफ ऑर्डर की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी हुई हैं और इनके वारंट भी जारी हो चुके हुए हैं जो हमारे इलम में है, और वो फिर इन्हें अरेस्ट करके उधर पेश करवाएंगे सिंध हाई कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुम पाकिस्तान की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाजरीन, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट इमरान जावेद कराची साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आज ये अदालत में 2 केसेस के ऊपर पेश हुए हैं, वो कौन से केसेस हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप आज अदालत में पेश हुए हैं 2 केसेस के ऊपर, वो कौन से केसेस हैं जिन पे आपने जो है ना अदालत में पेश होना पड़ा? जी, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आज केस लगा हुआ था मोहम्मद फ़याज़ रामे बनाम ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम बनाम असद अब्बास जाफरी एंड डॉक्टर नबी अली ख़ान। ये 2 सूट फॉर डेफेमेशन के एक ही कोर्ट में लगे हुए, तो आज दोनों की केस ऑफ हेयरिंग टुगेदर थी। तो उसमें ये हुआ है कि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर था, हम पेश हुए हैं, फ़याज़ रामे साहब पेश हुए हैं अदालत में, मगर दूसरी साइड से कोई नहीं आया। तो जाहिर है फिर इंतज़ार करती है कोर्ट, देखती है अगर कोई आए तो उसके बाद उनकी फिर बहस सुनकर फ़ैसला किया जाता है। तो अभी जनाब अब 2 बजे वक्फ़ा तक तो अभी तक कोई नहीं आया। अभी 3 बजे 3:30 बजे जब कोर्ट ख़त्म होगी तो उस पर फिर देखते हैं कोर्ट क्या फ़ैसला करती। क्या सर अगर वो पेश नहीं होते तो ये एक तरफा फ़ैसला हो सकता है? अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर एक तरफा फ़ैसला नहीं होता। इसमें ये है कि कोर्ट ने अभी दोनों पार्टीज़ को सुनना है, एविडेंस देखनी है और उसके बाद फ़ैसला करना होता है। एट द मोमेंट ये था कि केस की नौयत क्या है। केस की नौयत ये है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हत्या की इज़्ज़त के दावा किए हुए हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इलीगल, अनलॉफुल और अनइथिकल जो बातें की गई हैं या पोस्ट अपलोड की गई हैं, जो कमेंट्स पास किए गए हैं, उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त के दावे कोर्ट में किए हुए हैं। ठीक है, आज इस टाइम जब अदालत में आप मौजूद थे तो कौन कौन आया हुआ था? जी, इधर से मोहम्मद फ़याज़ रामे साहब थे, उन्हें मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। असद अब्बास जाफरी साहब थे मेरे साथ और डॉक्टर नबी अली ख़ान थी। तो उनके भी बिहाफ के ऊपर हम ही पेश हुए हैं। उन्हें कह दिया था कि अभी इनिशियल स्टेज है कि ऑन दी इस साइड से हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर इंशाल्लाह ताला भरपूर जवाब देंगे। और जो फ़याज़ रामे साहब के केस में था उनकी तलबी हुई थी, तो उनमें से कोई भी नहीं आया। वो हम काफ़ी इधर उधर कोर्ट में मेरे एसोसिएट रहे हैं, वो देखते रहे हैं, तो कोई नहीं है। अभी 3 बजे तक वो नहीं आया तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक ऑर्डर ज़रूर पास होगा। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या रीज़न है कि ये वो जो आपके मुखालिफ हैं वो क्यों नहीं आते कोर्ट के अंदर? ये कानूनी कह लें कि आप प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है। आम लोग ज़्यादा कानूनी दाव पेच कह लें या इसे अदालती कार्रवाई कह लें, वो नहीं जानते। इनिशियल स्टेज के ऊपर ये होता है कि 3 मौके इंसाफ के तहत देने होते हैं अदालत ने। ये हमारा 1908 का सिस्टम चलता आ रहा है। सिविल प्रोसीजर कोड, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 1860 का है। तो सिविल लिटिगेशन हमारे इस खित्ते में 1908 से आई। उसके तहत ये होता है कि कोर्ट एक मौका देती है, 30 दिन का मौका देती है कि कोई दूर दराज गांव देहात में रहता है तो आ जाओ अदालत में, उसे सम्मन कहते हैं। फिर अगर उस पेशी पे भी नहीं आता तो एक मौका और देती है, उसे चिस्पानगी बोला जाता है कि वो सम्मन नोटिस की जाकर उसके गाँव में उसके घर के दरवाजे पर लगा दे। अगले मौके पर नहीं आती तो फिर तीसरी डेट पे ऊपर कोर्ट करती है कि इनके ख़िलाफ़ अखबार में इश्तिहार दे दें कि इस केस के मुतल्लिक अदालत में केस समाअत पेंडिंग है। हमने 2 मौके दे दिए, ये तीसरा और आखिरी मौका है। अगर कोई ये इश्तिहार पढ़ के अखबार उस तक इतला दे दे और अगर वो ख़ुद इश्तिहार पढ़ ले तो वो कोर्ट में आए इस डेट ऑफ हेयरिंग पर, उस पर कोर्ट का नाम इश्तिहार में और तारीख़ पेशी लिखी होती है, उस पर ना आए तो फिर उसका हक़ ख़त्म करके शहादत कोर्ट का कलेक्ट करती है, उस मुद्दई को बुलाती है, जी अपना बयान लिखवाएं, फिर बयान लिख कर फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है। ये फ़ैसला होता है। अब इस 3 महीने के प्रोसीडिंग को, जो पहले 3 डेटें होती हैं ना, इसको मिसयूज़ किया जाता है। लोग जानबूझकर पेश नहीं होते और वो तो हालांकि तो कानून ने इसलिए बनाया था ना ये कि अगर किसी वजह से पेश नहीं हो सकते, तमील नहीं हो सकती, दूसरे गांव शहर देहात में है नहीं आ सकते, क्योंकि 1908 की बात है। आजकल तो इतना मोड अपडेट है कि आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, तो फौरी आना चाहिए। तो हम इसके लिए जो हमारी एक प्रोफेशनल लाइट सोसाइटी है, हम कोशिश कर रहे हैं
हम लॉ में ऐसी चेंजेस लेकर आएँ कि जैसे मोड ऑफ समनिंग एंड नोटिसिंग का जो है ना पीरियड शॉर्ट हो और इसमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि वक्त के तकाज़ों की ये ज़रूरत है कि इंसाफ फौरी और शफाफ होना चाहिए। ये जब तक कानून में चेंजेस नहीं आएंगी, लोगों का इसी तरह ही मोरल डिसमोरल होता रहेगा और उसमें यही चीज़ सामने आएगी कि लोगों का इंसाफ से खुदारा ऐसा ना हो कि इत्मीद उठ जाए। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अदालत ने आज पहली बार बुलाया था? ये फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी, फाइलिंग के बाद की पहली हेयरिंग थी। तो इसके बाद एक मौका आज और दिया जाएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। क्या इस हेयरिंग का नोटिस उनको जारी हुआ था? जी बिल्कुल, नोटिस जारी हुआ था। जाहिर है नोटिस गया कोर्ट की तरफ से, वो नहीं आए और अब देखते हैं इस एक और मौका कोर्ट देगी आज और नेक्स्ट डेट पे फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्या ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता ये जो अदालत में पेश ना होना? नहीं, ये तौहीन अदालत की जो तारीफ़ है वो मैं आपके देखने वालों को पहुँचा दूँ कि कोर्ट की ऑर्डर की तौहीन इस ज़मरे में करना दीदा दनास्ता जानते बूझते हुए, और कोई ऐसा अमल जिससे कोर्ट ने रोका हो और वो आपने काम करना, और कोई काम करने का कहा हो और आप ना कर रहे हो, तो वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बाकी ये चीज़ें रूटीन की प्रोसीडिंग है, ये तौहीन अदालत में नहीं आ रहा। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि वो पेश हों, नहीं पेश होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने उनको ये भी कहा था कि जी आप लाइव सेशन के अंदर इस मौजू के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी करते रहे। क्या ये तो तौहीन अदालत बनती है? अब ये इस केस से हट के अब दूसरे केस की तरफ इशारा करें जो सिंध हाई कोर्ट का है, वहाँ बिल्कुल तौहीन अदालत में वो जब कोर्ट ने मना किया था ऑर्डर में, उन्होंने इसकी तौहीन की, तो अब उनके खिलाफ ऑर्डर की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी हुई हैं और इनके वारंट भी जारी हो चुके हुए हैं जो हमारे इलम में है, और वो फिर इन्हें अरेस्ट करके उधर पेश करवाएंगे सिंध हाई कोर्ट में। ठीक है। तो क्या जब अरेस्ट करेंगे तो इनको कुछ सज़ा होगी या कोई माफ़ी तलाफ़ी अगर अदालत से मांगेंगे तो? देखें जी, उसमें 6 माह तक कोर्ट उन्हें अरेस्ट करवा सकती है और इसमें अगर वो माफ़ी मांगते हैं, डेफिनेटली लिख कर माफ़ी मांगेंगे, अपॉलोजी करेंगे, अपनी को रीज़न बताएंगे कि वाई दे डिड नॉट अपीयर बिफोर अ कोर्ट के हुक्म के बावजूद, या दे डिड कंटिन्यूसली द सेम एक्ट विच वाज रिस्टेन्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो वो जब तक रीज़नेबल लिखकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, तहरीर नहीं देंगे, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन 6 माह तक उन्हें कैद की सज़ा भी दे सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, उस सेशन के अंदर जो और भी लोग बैठते हैं, क्या उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, जब एक प्रोग्राम का नाम आ जाता है ना, जब टाइटल और अनवान, और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो पैनल के सब लोग हैं। जो सिंध हाई कोर्ट का आप केस का टाइटल देखिए और उसमें पार्टी नेम देखें ना, उसमें वो 5 लोग शामिल हैं जी। और उनके सारों के नाम के साथ हैं। अब वो पूरे पैनल के ऊपर ही वो इम्पोज होगा और जब वो कोर्ट में वो क्लिप चलेगा जो हमारे कौंसल उधर पेश करेंगे, तो उसके मुताबिक देखा जाएगा किसका क्या क्या रोल है। अगर सबके ऊपर है तो सबको सज़ा होगी, अगर किसी एक ने की और एक ने नहीं की तो उसे कम होगी। देखेंगे उसमें से एक पेश हो गए हैं, बिलाल साहब पेश हो गए हैं, बाकी ये टीम मेंबर अभी इनके नहीं पेश हुए। उन्होंने अपना लिखकर जवाब भी जमा करवाया, तो इन्हें भी इसी तरह जवाब जमा करवाना पड़ेगा, जिसका जो रोल होगा उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करेगी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो अभी भी ख़ास तौर पे लड़कियों को या किसी फीमेल एंकर को, उनकी बेटियों की, या अभी भी उनकी तजलील कर रहे हैं ना डर हो के अदालत से, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसमें ये बात है कि वो केस के नेक्सिस सिर्फ वो हैं जो सैयद मेहदी अली काजी साहब की बिन्नत का बेटी का, और वो जो केस है उस केस में स्पेसिफिक उन्हें मना किया गया। ठीक है। और जनरल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ज़रूर दी है कि इसमें ऐसी अनएथिकली या इमोरल बातें नहीं करनी चाहिए। अब वो किसी और के वो कर रहे हैं तो उनके पास भी राइट है कि उसकी कॉपी लेकर साथ लगाकर वो भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। वो एक लहदा काउज ऑफ एक्शन है, वो लहदा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक इस्लामी मुल्क है, हमें बहन भाइयों का या उन बहनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए ना जो जिनकी ये लोग तस्लील करें। क्या इनकी भी कोई बहनें या माँ है? बिल्कुल, ये तो देखें हर एक को घर से ग्रूमिंग होती है कि आपकी मदर जो माँ है वो पहली उनकी गोद जो सी है ना हमारी दरसगाह होती है। तो आपसे ये नज़र आता है कि अगर आप किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करते तो आपकी घर की ख़ानदान के ऊपर उंगली उठती है कि आपकी ग्रूमिंग या आपकी परवरिश कहाँ हुई है, जहाँ पर आपको ये नहीं सिखाया गया, बताया गया कि दूसरों की माँ बहन की बेटी की इज़्ज़त करनी फ़र्ज़ होती है। और अगर आज सोशल मीडिया के दौर के ऊपर कोई ऐसी बात कह के, कोई चुटकुला सुना कर, कोई इलीगल अनलॉफुल और इमोरल बात कह के अगर वो रेटिंग ले लेंगे तो इसमें खुदारा आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हर शख्स के बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है, दाएँ और बाएँ कंधे पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मामूर किए हैं, वो हमारी ईच एंड एवरी थिंग को
नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो रोज़े क़यामत हमें दिखाया जाएगा, उसमें जो हम करते हैं और जो बोलते हैं और जो भी हमारे माल है, हर चीज़ नोट हो रही है। तो क्या ये चीज़ें उस वक्त नहीं हमारे सामने आएंगी कि हमने फ़र्ज़ी रेटिंग लेने के लिए और कुछ चंद डॉलर कमाने के लिए ऐसी इलीगल इमोरल बात की है? तो उसका एक दिन जवाब तो हमने होना है। अगर ये सोचें तो इंशाअल्लाह ताला आप रीथिंक करेंगे। मैंने हमेशा ही पैगाम अच्छाई फैलाने की कोशिश की है, चाहे वो हमारे अपोजिट नैरेटिव वाले हैं या हमारे इनसाइड नैरेटिव वाले हैं। थोड़ा सा तनकीद का या थोड़ा सा मुझे प्रेशर ज़रूर आता है, मगर उसका फ़ायदा फिर दूरस इंशाअल्लाह होगा। मेरा दिल और मेरा ईमान कहता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम बेहतरी के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। नैरेटिव मुख्तलिफ है, हम उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जिसके लिए हमारी जद्दोजहद है। जी, यहाँ पे तो वो बच सकते हैं, वहाँ पे तो बड़े बड़े लित्तर प्लेट होने वाली, वहाँ पे तो अल्लाह के पास तो फरिश्ते बैठे हुए हैं कि जी आएंगे तो लित्तर प्लेट तो होनी होनी है। देखिए, वो तो हमें अहादीस मुबारक में मिलता है कि जो कब्र का अज़ाब है, फिर उसके बाद आखिरत का अज़ाब है कि वो जहन्नम बनाई गई है, और सबसे जो निचले दर्जे का जो है अज़ाब कि वो उसकी आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और उसमें इतनी हीट होगी आपके दिमाग पर चढ़ेगी कि आपका दिमाग और आपका सारा ये चीज़ें नाक और मुंह कानों से बह जाएगा और फिर आप मरेंगे, फिर ज़िंदा किया जाएगा। और इस तरह ही फरिश्ते, और फिर दूसरे की जो आपने ये लफ्ज़ बोला, लित्तर का लफ्ज़ तो नहीं है, उधर गुर्ज़ का लफ्ज़ आया हुआ है कि आग के और पत्थरों के जो ऐसे बनाकर वो मारते हैं ना, जिसे आप हथौड़ा या वो जो भी कह सकते हैं, तो वो मारी जाएंगी। तो आप सोचें कि 2 मिनट के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे सोचकर, अगर आप उस दिन पर यकीन रखते हैं। और जो ईमान मुजम्मिल और ईमान मुफस्सिल है ना, ये हर बच्चे को, और वो हमें बचपन में सिखाया गया था कि आप उस वक्त तक आपका ईमान कामिल मुकम्मल नहीं होता जब आप आखिरत पे यकीन ना रखें। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इमरान जवेद कराशी साहब। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सबको इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।